तो पॉलिटी का सेशन कंटिन्यू रखते हुए आज हम मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपना सेशन शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले कोटेशन लिखा, देखो, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। यानी अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, तकदीर के भरोसे नहीं बैठा रहना कि मेरी तकदीर में ये होगा कि नहीं, मेरी तो तकदीर ख़राब है। हाँ, मेहनत करोगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जंगल का राजा शेर होता है और वो किसी के भरोसे नहीं बैठा रहता कि मेरे पास चल के खाना आएगा, वो खुद चल के शेर शिकार पे निकलता है। तो आज का हम मोटिवेशनल लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं संविधान जो निर्माण था उसके बारे में पढ़ा था। तो संविधान निर्माण के अंदर हम सबसे पहले आज़ादी से पहले का पढ़ा था। आज हम संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया के जो चरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने कुछ रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाए थे आपको, वो आप पिछले वीडियो में पढ़ लेना कंप्लीट, वो आपके बहुत काम आएंगे। अब बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसके लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा, और मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था। अब बात करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब के चलते कि कहीं संविधान सभा का कार्य न रुक जाए, इसलिए दूसरा स्थायी अध्यक्ष चुनते हैं। अब इसके बाद आगे बात करें तो BN राव जो है इसको संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया जाता है। यानी ये पेशे से क्या थे, वकील थे ये BN राव, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है, ये अलग है BN राव। ये जो थे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था इनको संविधान सभा के। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर 13 दिसंबर आएगा। क्या आएगा? 13 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसको पारित कब किया गया था, 22 जून 1947। क्वेश्चन ये आया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, 22 जून 1947। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था SSC में कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 22 जून 1947 को। और यही उद्देशिका बनी थी बाद में। उद्देशिका का मतलब क्या है, आप NCERT की कोई भी बुक है उसका फ्रंट पेज देखते हैं तो उसमें एक संविधान की प्रारूप छोटा सा रूप लिखा होता है, उद्देशिका लिखी होती है। तो वही उद्देशिका बाद में, मतलब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था इसी को उद्देशिका बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सभा के वाचन। तो संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। तो सबसे पहला जो प्रथम वाचन हुआ था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। वाचन क्या थे? वाचन हमें यह बताते हैं कि उनके ऊपर बहस चली थी, जो जो प्रारूप तैयार किया गया था उनके ऊपर बहस चली थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर बहस चली थी। इन बहसों के ऊपर सबसे पहले हम बात करें तो प्रथम वाचन जो था उसके ऊपर ये चला था हमारे पास 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। उसके बाद बात करें सेकंड जो वाचन था, दूसरा वाचन, ये चला था 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। इसके बाद तीसरा जो वाचन था, अंतिम वाचन था, ये 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो पारित कर दिया, यानी उस पर हस्ताक्षर करके उसको पारित कर दिया, औपचारिक तौर पर लगा दिया, यानी पूर्ण रूप से लगाया नहीं था। वो मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को सिर्फ अंगीकृत किया जाता है, मतलब पूर्ण रूप से लगाया नहीं जाता है। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया जाता है, 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इस तब पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। मैंने बताया था 26 जनवरी को क्यों करते हैं, वो भी बताया था मैंने, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य रूप में मनाया था हमने। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद संविधान जो निर्माण है ये सबको पता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और संपूर्ण संविधान मैंने अभी बताया आपको 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इसी दिन भारत गणतंत्र घोषित कहलाया। यानी गणतंत्र घोषित कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान, मैंने आपको बताया था सबसे पहले संविधान लिखा किस देश का गया था, USA का लिखा गया था, यानी सबसे पुराना लिखा संविधान USA का था। कल के वीडियो देख लेना, उसमें सारी बातें बताई मैंने। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां। अब संविधान जो निर्माण हुआ उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई। तो समितियां क्या क्या थी, देखो इधर मैंने समितियां लिखी हैं, इधर मैंने उनके अध्यक्ष लिखे हैं। तो ये पूछा गया, एक तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, संविधान के निर्माण का पितामह कहा जाता है। कार्य संचालन समिति KM मुंशी,
संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति और वार्ता समिति इन दोनों का कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये मूल अधिकार अल्पसंख्यक, और एक ये हमारे पास प्रांतीय संविधान समिति किस लिए दी गई थी इसको? क्योंकि प्रांतों को इसी ने जोड़ा था, सभी रियासतों को। और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी। तो ये हमारे पास कुछ समितियां थी, मैं फिर से आपको रिपीट करवा दूं। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, संघ शक्ति समिति कौन सी हमारे पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी संघ शक्ति का पूछा गया है, पूछा कौन सा गया? एक तो संघ शक्ति, एक प्रारूप समिति, एक हमारे पास संघ संविधान समिति, ये दोनों ही कौन है इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक ये अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में पूछा गया, एच.सी. मुखर्जी। और झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। ये 4 इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 जो मैंने बताई। बाकी की भी आपको याद रखनी है, प्रक्रिया समिति और वार्ता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम समिति के बाद, संविधान की प्रकृति और स्वरूप। तो संविधान की मूल संविधान जो था उसके अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 4 परिशिष्ट, 8 अनुसूचियां, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और अब जो है, जो वर्तमान संविधान है, इसमें आपको कई जगह पर क्या मिलेगा? 444 मिलेंगे, 470 मिलेंगे, या 464 मिलेंगे, ऐसे कुछ मिलेंगे आपको अनुच्छेद। एक्चुअली क्या है, अनुच्छेद तो 395 ये मूल अनुच्छेद की बात करें तो उनके अंदर सब बना दिए। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 21 है, तो अनुच्छेद 21 का क्या बना दिया? अनुच्छेद 21 कै बना दिया, अनुच्छेद 21 ए या कै, यानी उसका ही एक सब अनुच्छेद बना दिया, यानी उसी में अनुच्छेद अलग से जोड़ दिए, तो उनको जोड़ के बनाए गए। हालांकि अभी भी वर्तमान में 395 अनुच्छेद ही है। और ये जो अनुसूचियां हैं ये बदल गई हमारे पास। ये कितनी हमारे पास अनुसूचियां? ये 12 हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? है 12। ये पढ़ेंगे आज अनुसूचियों को कंप्लीट पढ़ेंगे हम। और जो भाग हैं ये भी वैसे तो लगभग 25 हो गए हैं, बट बात करें तो 22 ही हैं। यानी भाग, जैसे भाग 4 था, मैंने बताया था आपको, तो उसके बाद भाग 4A भी है, जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। अभी संविधान के स्रोत भी पढ़ेंगे हम, यानी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, या बात करें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं आगे। हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों है, यानी दोनों का मिश्रण है। यानी भारत का संविधान संघीय कम एवं एकात्मक अधिक, ये डी बसु ने कहा था इसके बारे में। भारत का संविधान क्या? संघीय कम और एकात्मक अधिक है, यह डी बसु ने कहा था। एक ये कई बार पूछा गया, भारत का संविधान अर्ध संघीय है, ये के.सी. व्हीलर ने कहा था। के.सी. व्हीलर ने भारत के संविधान को अर्ध संघीय बताया था, यानी पूरा संघात्मक भी नहीं है और एकात्मक भी नहीं है, दोनों मिक्स है ये। और भारत का पुडुचेरी ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच भाषा। डच आए थे वहाँ पर, डचों ने राज किया था वहाँ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के स्रोत। अब बात करते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए जो है, इससे हमें कौन सी चीज़ें मिली थी? देखो, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो तो जरूर पढ़ने आपको। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली? यूएसए से ली। और क्या क्या लिए यहाँ से? राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में निर्वाचित होने वाले जो प्रावधान है वो। न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम था, ये उत्तम लिखा गया, उच्चतम है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और वित्तीय आपात, इनके बारे में अमेरिका से लिए गए थे। यानी इसमें मेनली 2 तो जरूर याद रखना आपको, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और ये राष्ट्रपति वाला भी आप याद रख लेना, उपराष्ट्रपति वाला। इसके बाद हम बात करें, देखो याद तो सारा ही रखना है, बट इंपॉर्टेंट है वो जरूरी है, जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली क्या ली गई थी हमने? संसदात्मक शासन प्रणाली, जो संसद है हमारी, उसकी बात करते हैं। संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनी हमारे पास, राष्ट्रपति और किससे मिलके बनी है? लोकसभा और राज्यसभा, इन 3 चीज़ों से मिलके बनी हमारी संसद। तो ये संसदात्मक राष्ट्र शासन प्रणाली ही ब्रिटेन से ली हमने। और बात करें एकल नागरिकता, अब जैसे हम बात करें जो यूएस से है, वहाँ पर क्या है? ड्यूल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कैसे है? यानी वहाँ पर जो देश है उसकी नागरिकता, जो यूएसए की खुद की सेंटर की, और जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट की नागरिकता, यानी 2 नागरिकता दी जाती है। हमारे यहाँ पर क्या है? जिस स्टेट में रहते हैं उसी की नागरिकता मिलती है, अलग से केंद्र की अलग से नागरिकता नहीं है।
तो यानी हमारे पास एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया था हमने? ब्रिटेन से लिया था। और मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली, यानी मंत्री जो है वो उत्तरदायित्व होंगे, यानी वैसे प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो उत्तरदायी होगी संसद के प्रति जो कार्य करती है उसके लिए। अब इसके बाद हम बात करें आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया था? नीति निर्देशक तत्व। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखो, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए, ये मैंने आपको बता दिया। और डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो मनोनीत करता है ना, वो सदस्य कहाँ से कैसे मनोनीत करता है, यानी साहित्य, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में। ये प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। तो आयरलैंड का नीति निर्देशक डीपीएसपी और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत करता है वो आयरलैंड से लिया हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, यानी जो हमारी प्रस्तावना थी जो उद्देशिका बनी थी, मैंने बताया था ना आपको, उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है वो। और समवर्ती सूची का प्रावधान, यानी समवर्ती सूची में जो विषय बने हुए हैं, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, शक्ति विभाजन है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। यानी राज्य और केंद्र के बीच में कोई भी चीज़ का बंटवारा करना है तो वो किस आधार पर? समवर्ती सूची के आधार पर किया जाता है, और उसमें लिया हमने। अब बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है, यानी इमरजेंसी की सेवाएं ली है, ठीक है। और राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियां आपातकाल के दौरान वो क्या क्या रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा से। कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, यानी केंद्र का ही ऑर्डर चलेगा जब कुछ अवशिष्ट शक्तियां हमें जो केंद्र के पास होंगी, जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी उनके बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। तो ये मैं आपको बता ही देता हूँ, संविधान संशोधन प्रक्रिया ये अनुच्छेद 368 के अंदर है, ये आप याद ही कर लो। आगे अनुच्छेद भी पढ़ाऊंगा, उसमें भी आएगा। अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, और ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये अनुच्छेद जो 368 है और ये जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया ये कौन से भाग में है। भाग में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रूस। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे। मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था, अलग से भाग जोड़ा था हमने। कौन सा भाग जोड़ा था हमने? भाग 4A। 4A के अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। और मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था कितने जोड़े थे? मूल मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे, बाद में एक एक्स्ट्रा जोड़ा था हमने 11वां। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जापान से हमने क्या लिया। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्र की व्यवस्था, नियम, आदेश और न्यायिक निर्णय, ये हमने फ्रांस से लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने कुछ अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान से लिए। भारतीय संविधान का मतलब क्या है? जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था, और कुछ क्या अधिकतर वहीं से हैं, यानी 395 अनुच्छेद है ना, उसमें से कितने हैं? 250 अनुच्छेद वहीं से लिए। यानी बाहर के जो संविधान थे उन्हें बहुत कम लिया हमने, हालांकि हमारा जो मूल भारत शासन अधिनियम था उससे ज़्यादा लिए। अब हम बात करते हैं देशी रियासतों के बारे में। जो देशी रियासतों का क्या क्या था, यानी एक जूनागढ़ रियासत थी, उसको मिलाया था हमने। उसको किसके आधार पर मिलाया था? जनमत संग्रह। ये पूछा गया जनमत संग्रह के आधार पर किस रियासत को मिलाया गया? जूनागढ़ रियासत। और पुलिस कार्रवाई के आधार पर किसको मिलाया गया? हैदराबाद रियासत। और हम बात करें जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। और बात करें हम सर्वाधिक बोली सदस्यों वाली देशी रियासत, यानी मैसूर एक ऐसी रियासत जहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली बोली जाती थी अलग अलग भाषा में, और यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? हमारे पास 7 सदस्यों की संख्या थी यहाँ से। अब हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में एक बार और पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके मतलब कंप्लीट क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों की नाम पूछे गए कई बार। इसके नाम क्या क्या देखो, एक तो श्री गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर और DP खेतान। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। एक इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर थे। और इसमें क्या हुआ था? BL मित्तर जो था, इसकी जगह पर बाद में दूसरा माधव राव को स्थान दिया गया। और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जगह किसको चुना गया? TT कृष्णमाचारी को चुना गया था। यानी ये आपको याद रखना है, ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर, DP खेतान। और ये इनको लास्ट वाले दोनों हैं, इनको रिप्लेस किया था। BL मित्तर को माधव राव ने और DP खेतान को कृष्णमाचारी ने, TT कृष्णमाचारी ने। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें संविधान सभा में प्रमुख महिलाएं, यानी संविधान सभा में कुछ महिलाएं भी थी। एक कादम्बरी गांगुली है जो भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी, यानी भारत की पहली महिला ग्रेजुएट की बात करें तो कौन सी महिला थी वो? कादम्बरी गांगुली।
कोलकाता विश्वविद्यालय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली, अध्यक्ष नहीं थी, संबोधित किया था इसने। संविधान सभा की सक्रिय महिला कौन सी थी, और इसमें मेहता दुर्गाबाई, देशमुख, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आगे चल के यूपी की राज्यपाल भी बनती है, पहली राज्यपाल बनती है। और इसने, सरोजनी नायडू भारतीय महिला है जिसने कांग्रेस का अधिवेशन की मतलब अध्यक्षता की थी। और ये कौन से अधिवेशन में की थी, ये 1925 के अंदर की थी, 1925 में बनी थी अध्यक्ष ये कांग्रेस की। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट संविधान की अनुसूचियाँ। अब अनुसूचियाँ पढ़ेंगे संविधान की। पहली अनुसूची हमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या करती है। यानी पहली अनुसूची में हमें राज्य के जो 28 राज्य हमारे देश के जो, और 7 संघ राज्य हैं। अब 7 नहीं रहे, संघ राज्य कितने हो गए हमारे पास, हाँ 7 ही हो गए। पहले क्या थे हमारे पास, ज़्यादा थे ये। अब ये एक दमन और दीव पर वो हमें क्या कर दिए, वापस मिला दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट दूसरी अनुसूची की बात करें तो हम यहाँ पर हमारे पास इसमें कुछ संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी कहने का मतलब है दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है। यानी इन सब का जो वेतन कहाँ कहाँ से दिए जाएंगे उसका विवरण दिया गया है हमारे पास। तीसरी जो अनुसूची हमारे पास, इसके अंदर उच्च संवैधानिक पद जितने भी उनकी गोपनीयता, शपथ, और जैसे प्राइम मिनिस्टर है, या हम बात करें मंत्रिपरिषद है, या हम मुख्यमंत्री है, सारे मतलब संवैधानिक जितने भी पद हैं उच्च, उनकी गोपनीयता की शपथ का किसमें वर्णन है, तीसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में राज्य और उसके जो यूटीज हैं उनके बारे में, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, और तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के लिए गोपनीयता और शपथ के बारे में, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के अंदर विभिन्न राज्यों से सीट आवंटन, यानी हरियाणा से कितनी होंगी राज्यसभा की सीटें। अब बात करें हरियाणा से राज्यसभा की कितनी सीटें होती हैं, हमारे पास 5 सीटें होती हैं। और ऐसे ही बात करें यूपी से कितनी होती है हमारे पास, और हम बात करें जो राजस्थान है उससे कितनी होंगी। ये अलग अलग सब सीटों की बात करें तो उनका आवंटन कहाँ से किया गया, चौथी अनुसूची में किया गया। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पाँचवीं अनुसूची। जो पाँचवीं अनुसूची है इसके अंदर बात करें तो इसमें अनुसूचित, ये उस उचित नहीं था, अनुसूचित था, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यानी पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जितने भी जनजातियों के क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची में हमारे पास असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके प्रशासन से संबंधित उपबंध है। यानी ये जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये जो उधर असम, मेघालय जो पड़ते हैं उनकी बात करें, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, उनके प्रशासन से रिलेटेड है। अब 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर क्या बताया है कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इनके बारे में उल्लेख किया है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं ये पूछा गया है, 99 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब ये आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। संघ सूची है, इसमें जो 99 विषय हैं, संघ सूची में जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है, वो केंद्र सरकार बनाती है। और बात करें राज्य सूची जो है, ये इसके ऊपर कानून राज्य बनाती है, यानी राज्य के विषय होते हैं। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के विषय सम्मिलित होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं संघ सूची के कुछ विषय। संघ सूची के विषय जैसे रक्षा हो गया, आपको देखते ही पता लग जाएगा, जैसे रेल है संघ का विषय है। जैसे बात करें केंद्रीय सूचना अन्वेषण ब्यूरो है, संघ का विषय है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, जलमार्ग है, संघ का विषय है। राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्था, संघ का विषय है। अखिल भारतीय सेवाएं, संघ का विषय है। ये सारी क्या है, संघ के विषय है। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद हम बात करें राज्य सूची के विषय। तो राज्य सूची के विषय क्या है, जो राज्य के विषय बनते हैं। जैसे कृषि राज्य का विषय बनता है, कृषि शिक्षा अनुसंधान, या बात करें उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, या सामान्य व रेल पुलिस संपल जो बात करें हम, या बाजार मेले, या अस्पताल, या स्थानीय शासन, या लोक व्यवस्था, ये जो सारे क्या हैं राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं समवर्ती सूची के प्रमुख विषय। समवर्ती सूची में क्या आता है, दंड विधि या दंड प्रक्रिया संहिता, उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय, जनसंख्या आ गया, नियंत्रण आ गया, यानी जनसंख्या दोनों का ही होगा हम बात करें, या फिर बात करें वन दोनों का है, भाई केंद्र का भी है और राज्य का भी है, तो इसलिए समवर्ती सूची में डाले गए। और ये कुछ विषय बदले गए थे, मैं आपको बताऊंगा संविधान संशोधन के तहत ये पशु वाले और वन वाले, जनसंख्या वाले, इसमें डाले गए थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची की बात करें तो आठवीं अनुसूची में क्या लिखा है कि भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें अभी 22 भाषाएं कुल हो गई हैं। तो 1957 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 1967 के अंदर सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको आप याद रख सकते हो नमक से, यानी 1992 में नमक जोड़ा गया था। यानी न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कै से कोंकणी।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो ये अनुसूची में शामिल किए गए थे। तो ये पूछा गया कई बार। मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली 1992 में जोड़ी गई थी। यानी 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कौन सा इसमें है नहीं, या फिर क्या करेगा 4 ऑप्शन में से एक दे देगा, कह देगा कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो नमक आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए बनाई गई थी, बाद में जोड़ी गई थी ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। यानी जो नेता लोग हैं ये क्या करते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इसके लिए प्रावधान किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद कुछ जो नेता होते हैं वो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो उनके लिए किया गया था कि एक साथ, मतलब कोई भी नेता ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा, एक साथ कोई मेजोरिटी होनी चाहिए। यानी 2 से 3 सदस्य जा सकते हैं, ऐसे एक नेता छोड़ के नहीं जा सकता, यानी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद हम बात करें 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर है। यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 11वीं अनुसूची के तहत, यानी पंचायती राज। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंदर कितने विषय हैं, यानी इसके अंदर 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय। तो आप याद भी रख सकते हो, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 ही बनेगा। यानी 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो हमारे पास, ये किससे रिलेटेड है, ये स्थानीय स्वशासन, यानी शहरी जो स्थानीय स्वशासन उसके बारे में लिखा गया है ये 12वीं अनुसूची में। यानी उसको संवैधानिक दर्जा दिया, यानी जिला परिषद और जो उसके ऊपर जो बनती है ब्लॉक परिषद बनती है उसके बारे में लिखा गया है। तो ये 12वीं अनुसूची हमारे पास। तो आज हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।